हेलो एवरीवन, वेलकम टू संस्कृत जिज्ञासा। यह हमारी न्याय दर्शन से संबंधित चौथी वीडियो है। इससे पहले वाली वीडियो में हमने न्याय दर्शन का परीक्षा की दृष्टि से संपूर्ण परिचय तथा न्याय दर्शन के 16 पदार्थों में से 6 पदार्थ यानी कि प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत और सिद्धांत का अध्ययन किया। आज की वीडियो में हम उससे अगले पदार्थों का अध्ययन करेंगे और जानेंगे कि कौन कौन से प्रश्न हैं जो न्याय दर्शन से आपसे पूछे जाते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को प्रारंभ करते हैं। आज का हमारा पहला और न्याय दर्शन के अनुसार 7वां पदार्थ है अव्यय पदार्थ। यदि आपने हमारी न्याय दर्शन की पहली वीडियो को देखा है तो आपने वहां जाना होगा कि प्रमाण 4 प्रकार के होते हैं: प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द न्याय दर्शन के अनुसार। और जो दूसरा प्रमाण है अनुमान प्रमाण, वह 2 प्रकार का होता है: स्वार्थानुमान और परार्थानुमान। स्वार्थानुमान जो अनुमान हमें खुद से प्राप्त हो जाए वह स्वार्थानुमान कहलाता है। परार्थानुमान जिसका अनुमान हमें कोई दूसरा आके करवाए वह परार्थानुमान कहलाता है। जब भी आपको कोई दूसरा अनुमान करवाएगा तो वह 5 अव्यय वाक्यों के द्वारा वह अनुमान आपको करवाएगा। तो यदि आपसे परीक्षाओं में पूछा जाए 5 अव्यय वाक्यों का संबंध है तो वह है अनुमान प्रमाण से, या पूछा जाए 5 अव्यय वाक्यों का संबंध न्याय दर्शन के अनुसार अनुमान प्रमाण के किस भेद से है तो वह परार्थानुमान के भेद से है। ठीक है, तो चलिए इसका अध्ययन करते हैं। इस विषय में हमारे न्याय सूत्रकार महर्षि यक्षपाद गौतम ने अपना सूत्र दिया है: प्रतिज्ञा हेतु उदाहरणोपनय निगमनान्य व्यवाह, यानी कि प्रतिज्ञा हेतु, उदाहरण, उपनय, निगमन, यह 5 अवयव होते हैं। ठीक है, तो इसमें जो सबसे पहला है वह है प्रतिज्ञा। प्रतिज्ञा क्या है? साध्य निर्देश प्रतिज्ञा, यानी कि साध्य का दिखलाना प्रतिज्ञा है। अब हम उदाहरण के लिए अग्नि का उदाहरण लेंगे और पर्वत का। तो यहाँ पर पर्वत पर अग्नि है तो यहाँ साध्य क्या है? अग्नि। ठीक है, तो यानी कि अग्नि, अब हम वह जो आपको परार्थानुमान करवाएगा वह कहेगा वह पर्वत अग्नि से युक्त है। ठीक है, यानी कि साध्य क्या है? अग्नि का दिखलाना प्रतिज्ञा है। तो जो उसका वह वचन था कि वह पर्वत अग्नि से युक्त है वह क्या कहलाया? वह प्रतिज्ञा कहलाया। दूसरा आता है हेतु। हेतु से बहुत सारे प्रश्न हैं जो हमारी शास्त्रीय परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, उनका हम अध्ययन करेंगे। उससे पहले जानें कि हेतु है क्या। तो हेतु के विषय में सूत्र मिलता है: उदाहरण साधात साध्य साधनम हेतु, यानी कि उदाहरण के समान धर्म वाला होने से साध्य का साधन हेतु है। ठीक है, जैसे कि पहला क्या था? प्रतिज्ञा दी उसने क्या कि वह पर्वत अग्नि से युक्त है। हेतु क्या है? क्योंकि उस पर्वत पर धुआं उठ रहा है, यानी कि धुएं का उठना जो है वह क्या कहलाया? वह हेतु कहलाया। ठीक है, तो हेतु के बारे में यदि बात करें तो हमने पहले वाली वीडियो में भी इस संबंधी बात की थी कि हेतु कितने प्रकार का है? 3 प्रकार का है। कौन कौन सा? अन्वय व्यतिरेकी, केवलान्वयी और केवल व्यतिरेकी, जिनका व्याख्यान हम अपनी न्याय दर्शन की पहली वीडियो में कर चुके हैं। और यदि इसकी लक्षण की बात करें तो लक्षण इसके 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पक्ष, सपक्ष, विपक्ष, सत प्रतिपक्ष और अबाधित। यह 5 प्रकार के हेतु के लिंग या लक्षण होते हैं। और यदि हेतु असद हो या गलत हो तो वह भी 5 प्रकार का होगा। वह क्या कहलाएगा? हेत्वाभास कहलाएगा। वह कौन कौन सा हो जाएगा? असिद्ध, विरुद्ध, अनेकांतिक, प्रकरणसम और बाधित विषय। 5 प्रकार का हेत्वाभास कहलाया जाएगा। तो उदाहरण की बात करते हैं। तीसरा आता है उदाहरण। उदाहरण के विषय में सूत्र मिलता है: साध्य साधर्म्यात् तद्धर्म भावी दृष्टांत उदाहरणम, यानी कि साध्य के समान धर्म वाला होने से साध्य के धर्म वाला दृष्टांत उदाहरण कहलाता है, यानी कि साध्य के समान वस्तु का उदाहरण देना। ठीक है, उदाहरण के लिए प्रतिज्ञा क्या थी? वह पर्वत अग्नि से युक्त है। ठीक है, इसमें जो साध्य क्या था? अग्नि। ठीक है, दूसरा था हेतु। हेतु क्या है? धुएं का उठना। और तीसरा आता है उदाहरण, यानी कि साध्य के समान वस्तु, यानी कि अग्नि के समान। तो वह उदाहरण क्या देगा कि उसने जो है, जो आपको परार्थानुमान करवा रहा है वह उदाहरण देगा कि मैंने घर में चूल्हे में अग्नि जलते हुए देखी है, और जब वहाँ पर अग्नि जलती है तो अग्नि के साथ धुआं भी उठता है। ठीक है, तो वह उदाहरण क्या हमारा तीसरा अवयव हुआ। चौथा आता है उपनय। उपनय के विषय में सूत्र मिलता है: उदाहरण पेक्षस्तथेत्युपसंहारो न तथेति वा साध्यस्योपनयनः। ठीक है, यानी कि उदाहरण की दृष्टि से यह वैसे ही अथवा वैसे नहीं है, इस प्रकार का साध्य का उपसंहार या वचन उपनय कहलाता है। ठीक है, यानी कि इसमें उदाहरण क्या था कि जो हमने चूल्हे में अग्नि को देखा है वैसे ही वह पर्वत क्या है? अग्नि से युक्त है। ठीक है, और लास्ट आता है निगमन। निगमन क्या है? हेतुपदेशात प्रतिज्ञाया पुनर्वचनम निगमनम, यानी कि
हेतु के कथन से प्रतिज्ञा को दोहराना निगमन है। यानी प्रतिज्ञा को दोहराना, यानी कि इन सभी का जो निष्कर्ष निकलेगा वह क्या कहलाएगा? निगमन कहलाएगा। ठीक है, क्या था प्रतिज्ञा? क्या थी? साध्य का दिखलाना। ठीक है, यानी कि वह पर्वत अग्नि से युक्त है। हेतु क्या था? धुएं का उठना। निगमन क्या था? उदाहरण क्या था? चूल्हे में अग्नि को देखना। उपनयन क्या था? वैसे ही। और निगमन, यह पर्वत क्या है? अग्नि से युक्त है। तो यह 5 अव्यय वाक्य प्रार्थानुमान से संबंधित 5 अव्यय वाक्य है। तो उम्मीद करता हूँ आपको यह अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो आगे देखते हैं, अगला हमारा पदार्थ है तर्क पदार्थ। तो तर्क के विषय में सूत्र मिलता है, अविज्ञात तत्वर्थे कारणोपपत्ति तस् तत्व ज्ञानार्थ मुहुस तर्कः, यानी कि वह अर्थ जिसका तत्व ज्ञात नहीं है पर जानना चाहते हैं, उसमें कारण के संभव से तत्व के ज्ञान के लिए जो युक्ति है वह क्या कहलाती है? तर्क कहलाती है। अब इसका जो मोस्ट उदाहरण है वह क्या है? पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में 2 पक्ष होते हैं, एक पक्ष एक विपक्ष, एक वादी या प्रतिवादी, हम यह भी कह सकते हैं। तो पक्ष और विपक्ष, यानी कि जब पक्ष कोई बिल पार्लियामेंट में हमारे संसद में प्रस्तुत करता है, उससे संबंधित जो वाद चलता है या उससे संबंधित जो दोनों में विचार अपने अपने प्रमाणों के द्वारा या अपने अपने विचारों के द्वारा जो वहाँ विचार रखे जाते हैं, वह क्या कहलाता है? वह तर्क। और तर्क क्या है? उस बिल का संशोधन करना या उस जो बिल की सभी पक्ष से जांच करना। उसी तरह तर्क भी हर पक्ष के ज्ञान को प्राप्त करने के लिए एक युक्ति है, जो दो लोगों में होती है, पक्ष और विपक्ष में, दोनों में जो चलेगी। तो यदि इससे प्रश्न बनता है तो प्रश्न क्या बनेगा कि तर्क कितने प्रकार का है? तो तर्क जो है वह 5 प्रकार का है, आत्माश्रय, अन्योन्याश्रय, चक्रिकाश्रय, अनवस्था, तदन्य, बाधा, प्रसंग। यह 5 प्रकार का तर्क न्याय दर्शन के अनुसार कहा गया है। अगला देखते हैं, अगला पदार्थ है निर्णय पदार्थ। तो निर्णय के विषय में सूत्र क्या मिलता है? विमृश्य पक्ष प्रतिपक्षाभ्याम अर्थावधारणम निर्णय है, यानी कि संशय उठकर पक्ष प्रतिपक्ष द्वारा अर्थ की अवधारणा निर्णय कहलाती है। जैसे कि जब पार्लियामेंट का हमने उदाहरण लिया है, उसको फिर से दोहराते हैं। जब उन दोनों पक्षों में जब पक्ष अपने प्रमाणों के द्वारा, विचारों के द्वारा विपक्ष के प्रमाणों का खंडन कर देगा, विचारों का खंडन कर देगा, ठीक है, जो उसमें जो एक निर्णय निकलेगा, वह बिल पास होगा। तो वह बिल पास होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? वह बिल पास होना ही निर्णय कहलाया जाएगा। ठीक है, यानी कि जब पक्ष जो है जो अपने दूसरे विरोधी पक्ष को अपने प्रमाणों के द्वारा, अपने विचारों के द्वारा उसके प्रमाणों का खंडन कर देगा और उसके विचारों का खंडन कर देगा, तो वह क्या कहलाएगा? निर्णय कहलाएगा। और अपने प्रमाणों को सिद्ध कर देगा, ठीक है, तो वह निर्णय कहलाया जाएगा। तो यदि परीक्षाओं में एक प्रश्न और भी बनता है कि न्याय सूत्र में पहले आनिक में कितने पदार्थ वर्णित किए गए हैं? तो न्याय दर्शन के अनुसार पहले जो आनिक में पहले अध्याय के पहले आनिक में 9 पदार्थ वर्णित किए गए हैं। यह भी आपसे पूछा जा सकता है। अगला देखते हैं, अगला है 10वां कौन सा है? वाद पदार्थ। तो वाद क्या है? प्रमाण तर्क साधनोपालंभ सिद्धांत विरुद्ध पंचावयवोत्पन्न पक्ष प्रतिपक्ष परिग्रहो वाद, यानी कि एक पदार्थ के विरोधी धर्मों को लेकर प्रमाण तर्क साधन और अशुद्धियां दिखलाने से तत्व के विरुद्ध न होकर पक्षादि अनुमान के 5 अवयवों को लिए हुए जो प्रश्नोत्तर करना है, उसे वाद कहते हैं। तो इसे बहुत ही सिंपल में हम जानेंगे। जैसे कि कोई भी एक विचार है या किसी एक ज्ञान के ऊपर 2 लोग, जैसे कि विरोधी, इसमें कहा है विरोधी धर्म, यानी कि 2 लोग जैसे कि वादी और प्रतिवादी, ठीक है, जो अपने तर्क प्रमाण और साधन इत्यादि से जो विचार करते हैं, ठीक है, या एक दूसरे से जो प्रश्नोत्तर करते हैं, वो प्रश्नोत्तर कैसे होंगे? प्रमाणों के द्वारा, 5 अवयवों से लिए हुए, ठीक है, और साधन की अशुद्धियां दिखलाने से तत्व के ज्ञान ना होने, पक्षादि, ठीक है, ऐसे जो विचार होते हैं वह क्या कहलाते हैं? वह वाद कहलाते हैं। तो चलिए अगला देखते हैं, जल्प। तो जल्प के विषय में सूत्र मिलता है, यथोक्तोपपन्न छल जाति निग्रह स्थान साधनोपालंभो जल्पः, यानी कि प्रमाण तर्कादि साधनों से युक्त छल जाति और निग्रह स्थान से आक्षेप से वाद करने का नाम जल्प है। तो इसे बहुत ही सिंपल वे में हम समझें तो
जिस विचार में वादी प्रतिवादी दोनों अपने पक्षों का साधन विजय की कामना से करते हैं, ठीक है, किसकी कामना से करते हैं, विजय की कामना से करते हैं, वह क्या कहलाता है, जल्प कहलाता है, ठीक है। या इसमें एक शब्द और बहुत जगह देखने को मिलता है कि जिस कथा में, कथा किसे कहते हैं, विचार में वादी प्रतिवादी दोनों अपने पक्षों का साधन विजय की कामना से करते हैं, उस कथा को जल्प कहते हैं। तो यहाँ पर कथा शब्द भी आया है। तो कथा क्या है, कथा वह वाक्य समूह है जो अनेक वक्ताओं के पूर्व पक्ष व उत्तर पक्ष का प्रतिपादन करता है, वह क्या कहलाता है, वह कथा कहलाता है। और कथा कितने प्रकार की है, कथा 3 प्रकार की होती है, वाद, जल्प और वितंडा, ठीक है। तो इसका एक सिंपल सा एक निष्कर्ष निकलता है कि जो इससे पहले हमने पढ़ा वाद क्या था, वाद का सही जो अर्थ था, या वाद का जो एक विषय निकलता है, वाद का विषय निकलता है किसी के ज्ञान का अनुसंधान करना या ज्ञान उपलब्ध करवाना, ठीक है, ज्ञान के लिए प्रश्नोत्तर करना या ज्ञान के तत्वों को जानना। और जल्प क्या है, जब भी किसी 2 पक्षों में, पूर्व पक्ष और उत्तर पक्ष में किसी भी विषय से संबंधित आपस में जो विवाद होगा वह किससे संबंधित होगा, जय पराजय से संबंधित होगा, या जो पूर्व पक्ष है वह अपने जय के लिए, दूसरे की विजय पराजय के लिए जो भी कार्य करेगा वह क्या कहलाएगा, वह वाद जो होगा उसको जल्प कहा जाएगा। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला है वितंडा। वितंडा क्या है, सप्रतिपक्ष स्थानापन्नहीनो वितंडा, यानी कि विवाद इस प्रकार का हो कि कोई पक्ष अपना कोई सिद्धांत ना रखे परंतु अन्य के पक्ष का खंडन करता हो, अपना सिद्धांत ना रखे परंतु अन्य के पक्ष का खंडन करना ही अपना कार्य समझे, तो उसे वितंडा कहते हैं। अब इसके लिए भी एक उदाहरण लेंगे कि जैसे कि 2 लोगों में, वादी और प्रतिवादी में किसी भी विषय पर चर्चा चल रही है, ठीक है, चर्चा हो, और जो एक जैसे कि जो वादी है वह दूसरे यानी कि प्रतिवादी के प्रमाणों का खंडन कर रहा है, परंतु खंडन करने पर कोई भी सिद्धांतिक या कोई भी प्रमाणिक अपना विचार नहीं रख रहा है, तो वह क्या कहलाता है, वह वितंडा कहलाता है। तो इससे भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, सप्रतिपक्ष स्थानापन्नहीनो वितंडा। तो यहाँ पर आपको हीनों के बाद वितंडा नहीं दर्शाएगा, वह कहेगा सप्रतिपक्ष स्थापन्नहीनो कह, तो वह आ जाएगा वितंडा। या पूछा जाएगा वितंडा न्याय दर्शन के अनुसार क्या है, तो वितंडा न्याय दर्शन के अनुसार पदार्थ है। तो उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई होगी और परीक्षा की दृष्टि से आपके बहुत सारे प्रश्नों का हल करने वाली यह वीडियो सिद्ध होगी। धन्यवाद।